सीजन होगा फ्री कमरे से वही सप्लाई लगाया जा रहा है। क्षेत्र के विकास मासों के कारोबार में अपने ब्रांच एक्स्ट्रा के जरिए गोरखपुर की मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए इस विषय से संबंधित इस संगोष्ठी का आयोजन भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के तत्काल बाद आयोजित किया है और मेरा मानना है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आयोजित की गई इस संगोष्ठी के परिणाम भी उतने ही सकारात्मक होने वाले हैं क्योंकि पत्रकारिता को हम लोगों ने रूपों में देखा है। शासन प्रशासन देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है वह एक दिव्य दृष्टि आप लोगों को देते हैं, लेकिन मीडिया ने विगत 2 दशक के अंदर स्वयं ही बदलते हुए प्रवेश को देखा है। बदलती भी प्रवेश के स्वयं ही साथ में रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले तक केवल प्रिंट मीडिया और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे या फिर बहुत होता था तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं की और शासन से जुड़े हुए समाचार और कुछ जन जरूरत मुद्दे जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ। इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आ गए थे कि सोशल मीडिया में भी अनेक चीजें सामने आई, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आए। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ब्लॉग के माध्यम से अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं और मीडिया का एक नया रूप डिजिटल मीडिया के रूप में हम देखने जा रहे हैं। इन सब चुनौतियों के बीच भी किसी की भूमिका कम भी नहीं हुई है और किसी के प्रति आकर्षण भी आज भी सामान्य जनमानस सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, यानी कह सकता हूं कि सबके अपनी जजमानी आज भी जीवित प्रतीत नहीं है और उसके बीच उन चुनौतियों से जूझते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मीडिया जगत से जुड़े हुए आप सुधीजन कार्य कर रहे हैं। ये बदलता स्वरूप प्रगति के साथ मीडिया के अनेक रूपों में हम सब कुछ के दर्शन हो रहे हैं। लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसका उपयोग भी हर स्तर पर हो रहा है। अपने अनुसार हर व्यक्ति उसकी व्याख्या करता है, अलग अलग तरीके से उसको उसकी विवेचना भी करता है। और आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के बदलता हुआ प्रदेश में पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन
बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर मकर संक्रांति के दिन ही आज यहाँ पर आयोजित हो रही है। पत्रकार समिति ने 2 वर्ष पहले बहुत सार्थक पहल की थी और उस समय गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर के आपस में दोनों देशों के बीच केवल राजनीतिक संबंध नहीं हो सकते, राजनीतिक संबंध शासन के स्तर पर बनेंगे, लेकिन मैन टू मैन, व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, जो रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत का था, दो शरीर लेकिन एक आत्मा और जो एक भाव था, इस भाव के साथ जुड़ते हुए प्रारंभ किया था। मैंने देखा था कि उस समय गोरखपुर में भी और लखनऊ में नेपाल से जुड़ा हुआ मीडिया का एक विकास किया गया था। उन्होंने गोरखपुर पत्रकार समिति के इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की और उसके बाद उन्होंने नेपाल के अंदर जो रिपोर्टिंग की, मैंने उसके बाद देखा कि 2-3 डेलीगेशन मेरे पास नेपाल से आए थे, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यूथ से जुड़े थे, टूरिज्म से जुड़े थे। एक अच्छी पहल बनी थी, लेकिन बीच काल में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के दौरान वे सब बाधित हुआ, लेकिन एक नई भूमिका के साथ आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, अत्यंत सार्थक है, अभिनंदनीय है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं गोरखपुर पत्रकार समिति के, तो उन्होंने यहां पर आज इस गोष्ठी को किया है। यद्यपि इसमें आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी के और यहाँ पर आचार्य बद्री नारायण जी के विचारों को विस्तृत रूप से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट वक्ता है और उनकी बातों को उतनी विस्तार से सुनने के लिए उतना ही समय भी चाहिए। लेकिन ये एक पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि परिदृश्य जो नए बदलाव दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता के रूप उठाए गए कदम अपने परिणाम भविष्य की तरफ में छोड़ देते हैं और परिवर्तन याद रखना एक प्रकृति का नियम होता है। अगर परिवर्तन के साथ हम नहीं चलेंगे तो स्थिति हमारी वैसी होती है जैसे जले में पानी की होती है, उसमें सड़ आ जाएगी, जड़ता आ जाएगी और जड़ता हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ कोई भी कार्य उसकी एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित समय होता है। अगर हमने निर्णय लेने में समय गंवाया तो समय हमें गायब कर दिया और इसलिए आज के प्रत्यक्ष में हम सब की भूमिका भी उसी प्रकार की प्रासंगिकता है जैसे आप देश के अंदर देख रहे हैं। अभी हमने इस देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को संपन्न किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश आजादी के 75 वर्ष के आयोजन के साथ जुड़ा, आपने देखा होगा, पता नहीं 1947 में जब देश आजाद हुआ, देश में खुशी थी, लेकिन विभाजन का प्रभाव भी था। 1947 में भारत के आन शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया
नहीं कह सकते, लेकिन देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा के माध्यम से हर परिवार को आजादी ये बदलाव होगा दृश्य है, ये परिवर्तन आप सबने महसूस किया होगा। कैसे हर घर में तिरंगा है और सुबह पूर्ण भाव के साथ आवश्यकता पड़ी तो देश के कानून में संशोधन किया गया, लेकिन हर व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय प्रतीक को अपने घर के ऊपर लगाने की पूरी स्वतंत्रता दी है। बड़ी हवेली से लेकर एक झोपड़ी तक जब एक जैसा तिरंगा दिखता है, लोकतंत्र का एक रूप बोलता है। यही लोकतंत्र है, यही सच्चा लोकतंत्र है। समान रूप से हरेक जगह समान रूप से दिख रहा, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, गांव गली से लेकर के दिल्ली की संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की गलियारों में और झोपड़ी से लेकर के राजप्रासादों तक तिरंगा लहरा दिखाई दे रहा था। तो वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हो सकता है। यही बदलाव का दृश्य है और बदले में भविष्य को किस रूप में इसको अचानक बनाने में अचानक ही लाया गया, इसके लाने के लिए कोई प्रयास नहीं और किस प्रकार के प्रयास नहीं है, ये हम सब ने इस बात को देखा। देश आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, भारत को उपलब्धियां भी उसकी मिलती करार। आज के दिन पर में दुनिया में हम क्या देख रहे हैं? दुनिया की ताकत का एहसास दुनिया की अर्थव्यवस्था के माध्यम से, उस देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। आज भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये भारत की ताकत है, नए भारत की ताकत है। 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए, जो रिफॉर्म किए गए, जो प्रयास किए गए, भारत का जो परसेप्शन बदला गया, भारत के बारे में आम नागरिकों को और दुनिया के सामने भारत के बारे में जो धारणा थी, उसके बारे में जो दुनिया को बताया गया, अब उसका परिणाम क्या है? हर व्यक्ति आज उसको सोचने के लिए मजबूर हुआ के लिए भारत के बारे में लोगों की सोच रही है, भारत के बारे में लोग की धारणाएं रख रही है। भारत को लोग अच्छी दृष्टि से देखने लग गए हैं। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, आगे देखने दिखाई दे रहा है और संयोग से बहुत अभी क्या है, आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन अभी चल रहा है। भारत दुनिया की उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यही नहीं, दुनिया के उन 20 बड़े देशों को जिन्हें G20 के रूप में जाना जाता है, G20 के वे देश जिनमें दुनिया की आबादी का 60% आबादी निवास करती है, वे 20 देश जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, ये वे 20 देश हैं जिनका दुनिया की 85% जीडीपी पर अधिकार है। ये वही 20 देश हैं जिनका दुनिया के 90% पेटेंट पर अधिकार है। उन 20 देशों का, G20 के देशों का नेतृत्व अगले वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में है और इस अवसर पर भारत को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दुनिया आएगा ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए भारत को एक नए मंच के रूप में देखने को मिल रहा है। अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 11 आयोजन है, उन आयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़ रहा है। ये नया भारत, और इस नए भारत के साथ जुड़ने के लिए लोकतंत्र के स्तंभ को, जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, 140 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है, दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत दिखती है। जो लोग हमें को हटना चाहते हैं, जो लोग हमारे बारे में
उनके सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए। वे अपने देश को एक नहीं कर पाए। लेकिन भारत, मोदी जी ने कहा ताली पीटो, पूरा देश एक साथ ताली पीटता है। 140 करोड़ का भारत एक साथ ताली पीटता है। मोदी जी का लॉकडाउन होगा, हर व्यक्ति लॉकडाउन के साथ जुड़ा। मोदी जी ने कहा कि जान है जहान है, तो लोग इस मंत्र को निकाल करते हुए अपने घरों में बंद थे। और मोदी जी ने कहा जान भी है जहान भी है, दोनों एक साथ चलेंगे। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों को चालू किया, अनुशासन का पालन किया। जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है? कोविड का प्रबंधन और आम जनमानस का देश के नेतृत्व के प्रति निष्ठा का भाव, उसका एक आदर्श उदाहरण है। और यही कारण रहा है कि 140 करोड़ की आबादी का भारत बेहतर परिणाम दुनिया में देने में सफल रहा है। और इसीलिए आज के इस बदलते निर्देश हम सबको भी अपनी भूमिका का साथ देना होगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि हमें तो उत्तर प्रदेश की जहां बात करते हैं, अगल-बगल के राज्यों से ही लोग अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और हम सब एक मानवीय संवेदना सबके प्रति रखते रहना भी चाहिए। आखिर हमारे देश का नागरिक है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश आज बदलते हुए उस प्रदेश में अपने आप को किस रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान आपने उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को देखा, गोरखपुर ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ और उस बदलते हुए प्रदेश में सरकार ने निर्णय लिया। जब हम लोग निर्णय ले रहे थे, बहुत सारे लोगों के जब निर्णय लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई निर्णय अचानक एक झटके में ले लेते या कोई कानून बनता है एक झटके में नहीं बनता, अलग अलग स्टेजेस में चर्चा होती है, क्या आपको विचार विमर्श होता है, फिर हम उसके सभी पक्षों को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं डाली जाती, नहीं आ पाती, या हो सकता है लोग संज्ञान नहीं ले पाते। उन स्थितियों में बहुत बार लगता है कि क्या अचानक कोई बात लागू हुआ है, लेकिन जब बहुत बार लोगों को लगता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं लोगों को लगता है नहीं अच्छा होता। उत्तर प्रदेश आज दिशा में आगे बढ़ा है। ये भारत के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अगर विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा तो भाइयों बहनों, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, 1/5 पॉपुलेशन अगर उस रफ्तार के साथ पीछे छूट जाएगी तो फिर वो समग्र विकास की अवधारणा जो देश के नेतृत्व की है उसको पूरा होने में कुछ समय लगेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना होगा। वातावरण भी देना पड़ेगा, परिणाम भी देने पड़ेंगे। इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। और विगत 5.5-6 वर्षों के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पोटेंशियल का क्षेत्र है, अपार संभावनाएं इसमें है। प्रकृति की भी और परमात्मा की भी इसी कृपा से, और इस असीम कृपा के प्रदेश में हम सबको कार्य करने का अवसर मिल रहा है, तो परिणाम भी अपने आप ही है। हमें प्रयास करना है और प्रयास के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ जब कदम उठते हैं
ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, टीम वर्क परिणाम देती है और टीम वर्क जब परिणाम देती है तो रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में परिणाम देखे होंगे, लोगों को आशंका है उत्तर प्रदेश का क्या होगा, और अभी जो कोविड की ही आशंका थी, इसी दौरान बहुत सारे राज्यों से प्लान शुरू हो गया। मुझसे पूछा गया इतने लोग आएंगे क्या करेंगे, मैंने कहा निश्चित करेंगे, उत्तर प्रदेश सब संभालेगा। मुझसे पूछा गया कैसे संभालेंगे, एक तो कोरोना कब है और दूसरा प्रवासी कामगार आएंगे। मैंने कहा कितने आएंगे, कहा आपको अंदाजा नहीं, ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो मैंने कहा 1 करोड़ तो मैंने कहा 1 करोड़ कर सकता है। लोगों ने कहा कहां रखेंगे, मैंने कहा आपको यूपी की ताकत का बताइए थी, हमारे पास 96 एमएसएमई यूनिट है, अगर एक यूनिट में 1 या 2 लोग समायोजित करो तो 1 करोड़ लोग उसी में आ जाएंगे। वैसे ही दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरक भूमि हमारे पास है, जितना अन्न हम तो वर्तमान में पैदा कर रहे हैं, यह 3 गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता रखती है। जल संसाधन दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, ये सब हमारे पास है, इसलिए यहां से यूपी से निश्चित करें। यूपी में हम, और आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वहां निवेशित कर दिया। हमने कहा उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन सबको यहाँ पे रहने की व्यवस्था की, उनकी खाने की व्यवस्था की, उनके उपचार की व्यवस्था की, और फिर जब राज्यों में अपने यहाँ के द्वारा बोले वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की और समाज एक मानवीय पक्ष था और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य था। संकट के समय कोरोना की लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी सरकार की नहीं, देश की लड़ाई है। इस देश की लड़ाई में हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम में लड़ाई करना है। ये परिणाम आते हैं। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस, उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई को आपने देखा होगा। इंसेफ्लाइटिस जुलाई से नवंबर तक का होना, यहां पे बहुत सारे क्षेत्रों में भय और दहशत के लिए जाना जाता है। पता नहीं कब ये बीमारी किस बच्चे को अपनी चपेट में ले ली और किसको निकल गया। एक भय, एक आतंक, एक दहशत। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई है इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश में, और उसका मुख्य केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों में, जो कि एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, इसलिए मौतें ज्यादा गोरखपुर में होती थी। सभी जगह लोग आते थे, गोरखपुर में ही यही मौतें होती थी। प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन, समन्वय, टीम वर्क कैसे परिणाम देता है। 95% आज इंसेफ्लाइटिस की मौत को हम नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता, और अगले कुछ वर्षों के दौरान इंसेफ्लाइटिस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, समाप्त, पूरी तरह हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर विचार होगा उससे कि भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया, और 1905 से भारत में उस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। 2005 में यहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन बना, 100 वर्ष। लेकिन कोरोना कालखंड में बीमारी नहीं थी, नई बीमारी थी। भारत में मात्र 9 महीने के अंदर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन, लीडरशिप ये होती है।
दुनिया के अंदर सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव भारत के अंदर चला। हर एक व्यक्ति को 2 डोज तो लगी ही, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशन डोज भी फ्री में लगभग 30% से अधिक लोगों को लग रही है। अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने में इसका कार्यक्रम कराया जा रहा है। और इसीलिए आज की सोच उत्तर प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं, हमें इन बातों को सोचना होगा कि हमारी भूमिका केवल आलोचना तक ही या आलोचना तक ही सीमित रहेगी, या उस सकारात्मक भूमिका को लेकर के जिसे पत्रकार समिति ने अपनी पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करने के साथ साथ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को के साथ जोड़ने का, इंटरेक्शन का नया तरीका अपनाया है। नेपाल की मीडिया के साथ बैठ करके गोरखपुर के आज भी मैं देख रहा था मंच पर उन उद्यमियों को या समाज जीवन से जुड़े हुए उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया या किया, उनको भी आज उस मंच पर सम्मानित किया गया। एक सकारात्मक दृष्टि है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उनके प्रोत्साहन के लिए अपने मंच का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हमारा मंच उनको प्रोत्साहित करेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मेरी जहां पहली जिम्मेदारी अपनी मीडिया के प्रति है, वही साथ साथ मैं समाज के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। सामाजिक प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग मंचों के माध्यम से भी इनके द्वारा उस प्रयास को आगे बढ़ाया गया। एक सार्थक पहल और उत्तर प्रदेश आज उसी सार्थक पहल के साथ आगे बढ़ा। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो सोचता था कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उत्तर प्रदेश को 2,61,00,000 शौचालय बनाने थे, 4 वर्ष में लक्ष्य को पूरा करना था। 2.5 वर्ष बीत गए, 2.5 वर्ष में मात्र 45,000 शौचालय बने। अब प्रश्न 2017 में जब मैं आया, मेरे सामने था कि अब तो 2.5 वर्ष तो बीत गए, अब ये जो बाकी शौचालय हैं ये कैसे बनेंगे? मैंने कहा प्रयास कहा कि हर हाल में 2 अक्टूबर 18 तक ये बनने हैं। 1.5 वर्ष का समय हमारे पास समाप्त था। हमने कहा बनाएंगे। हम लोगों ने एक साथ प्रदेश भर के राजमिस्त्रियों को और उनके साथ बनाया, हर एक जगह उनका प्रशिक्षण करवाया और फिर हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उन्हें उपलब्ध करवाया। एक नोडल अधिकारी एक जगह पर तैनात किए हर ग्राम पंचायत मिशन मोड पे कार्य हुआ और जो कार्य 19 में 2 अक्टूबर 19 तक पूरा होना था, उस कार्य को नवंबर 18 तक पूरा करके 2,61,00,000 गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश की पहल में दुनिया के खासतौर पर तीसरी दुनिया के देशों के जिनमें आज भी गरीबी की अत्यंत खराब है, बदहाल स्थिति में रह रहे हैं, उन देशों के सम्मेलन में जब उस समय के माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा की, वे लोग क्या सोचते थे, इतनी बड़ी आबादी का राज्य जितनी जल्दी इतने शौचालय कैसे बना दे रहा है, वो तो लोग आश्चर्य होते थे। कोई सोच सकता है उत्तर प्रदेश में कि 45 लाख गरीबों में एक आवास उपलब्ध करवाए विगत 5-5.5 वर्ष के बाद 45 लाख। और जब ये आंकड़ा हम दुनिया के सामने रखते हैं, लोग चौंकते हैं, इतने लोगों को हमने कहा हम देते दिए
कि आवास बन रहे हैं, वे तो बन चुके हैं या बनने के अंतिम चरण में चल रहे हैं। कार्य करने की चीज का जज्बा होना चाहिए, परिणाम भी आएगा। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश गंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े करोड़ों के बन रहे हैं। कल आपने देखा होगा गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में इतना बड़ा खिचड़ी मिला, प्रयागराज में मकर संक्रांति का स्नान था, 25 लाख लोग स्नान किए संगम में, लेकिन कितना शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और बोर्ड पर सब चल रहा है, हर व्यक्ति के जिम्मेदारी एक सिस्टम, एक सिस्टम जवाबदेही के साथ कार्य करता है, परिणाम भी उसी जवाबदेही के साथ सामने आते हैं, परिणाम भी उसी प्रकार के सामने आते हैं। और इस सिस्टम को चलाए रखने में केवल शासन की भूमिका नहीं, केवल जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं हो सकती, केवल प्रशासन की भूमिका नहीं हो सकती। जब इसमें मीडिया भी इसमें सकारात्मक रिपोर्टिंग करता है, और सकारात्मक रिपोर्टिंग जब कॉमन मैन के पास आता है, आम जनमानस के पास आता है, मेरा प्रयास मैं बोलूंगा 100-50-200 लोगों के बीच में बोलूंगा, जनप्रतिनिधि 25-50-100-200 लोगों के बीच में बोल पाएगा, लेकिन उनकी बात को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम तो मीडिया है। मीडिया के अलग अलग लोग हैं, वही उसको वहां तक पहुंचाएगा। और अगर आप सकारात्मक दृष्टि से पहुंचाएंगे तो लोग सकारात्मक दृष्टि से ही उसको लेंगे, नकारात्मक रूप से पहुंचाएंगे तो लोगों की दृष्टि भी नकारात्मक होगी। और ये जो सफलता की कहानी है, ये उसी सकारात्मक दृष्टिकोण का है, जो रिपोर्टिंग आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसको पढ़कर आप मुझे बताइए मकर संक्रांति के लिए या फिर प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के लिए या मेला में प्रयागराज मेला के लिए किसी को आमंत्रण होता है? नहीं, कोई आमंत्रण नहीं होता, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोग जाते हैं। एक बार कुंभ मेले में वाल्मीकि जी ने कुछ विदेशी दूतावास से जुड़े हुए अधिकारियों को बुलाया, राजनयिकों को बुलाया, लोग देखे इतनी बड़ी भीड़, उन्होंने कहा इतनी बड़ी लोगों को आमंत्रण करने में कितना खर्च होता है? उन्होंने कहा कि हमारे इसका बहुत है। उस समय उन्होंने कहा कि एक चवन्नी खर्च होता है। कहा चवन्नी का क्या करते हैं? कहा कि कुछ नहीं करता है, एक चवन्नी से उस समय पंचांग आता था, तो साल भर के त्योहार को ले पंचांग अपने घर में रख लेता है और उस पंचांग के अनुसार वो जा रहा है कि इस तिथि में फलाना स्नान है, इस तिथि में फलाना पर्व है, और वही साल भर के लिए पूरा उसकी टिकट की बुकिंग कर देता है। उसका आना है, उसका आमंत्रण वही चवन्नी होगी। ये स्थिति है, वो चौकन्ना उसने कहा कैसे, क्या ये भी हो सकता है? लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया के लोगों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ जाना जाता है, लोगों को लगता नहीं 24 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में आएंगे। 24 करोड़ लोग बड़ी चीज है। ये जो सकारात्मक पहल है, इस रूप में आगे बढ़ाना, हम उसको देखें तो इस रूप में आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको पहुंचाने का काम तो आप ही कर रहे हैं। उस प्रकार की दृष्टि आप ही समाज को देते हैं, लोगों को बताते हैं अच्छा होता है, इस रूप में कार्यक्रम होता है, लोगों को जब अच्छे ढंग से बताते हैं। नहीं तो होता क्या है? अफवाह। अगर आप सकारात्मक कदम चलाने से अपने को रोकेंगे तो उसकी जगह कौन देगा? अफवाह देगा, और अफवाह लेकर के फिर भगदड़ उसी से मिलती है, अव्यवस्था उसी से रहती है, अराजकता उसी से रहती है। एक अफवाह किसी का कल्याण तो नहीं करती, लेकिन अंधविश्वास को भी जन्म देती है और अराजकता को भी जन्म देती है। लेकिन एक सकारात्मक लेखनी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और एक सही सूचना, सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है। और ये सब कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंच पाती है, लोग उसी के माध्यम से उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं कैसे हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और ये सभी चीजें आज उसे आगे बढ़ाने का है। अगर ये दृष्टिकोण नहीं होता तो ये एमएसएमई यूनिट जो यूपी की थी, ये तो पहले से
तरफ पीढ़ी चली जाती है। इसमें अगर थोड़े ही प्रयास हुए होते, कोरोना में जब हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आ रहा था, मुझे उसकी पीड़ा पर मेरी संवेदना उनके साथ थी। हमारे कुछ अधिकारी भी, बहुत सारे लोग कहते थे इस वक्त आप गाड़ी मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं उसको सड़क पर नहीं छोड़ूंगा, मैं गाड़ी में भेजूंगा, जिंदगी व्यवस्था में करूंगा। लोग कहते थे कि आप, मैंने कहा देखो जहां जहां आ रहे हैं जिले में किसी की मैपिंग नहीं कर रहा। वो कहते थे क्या करेंगे? अरे हमने कहा उसको घर में नहीं बैठने देना है, वो जहां होगा उसको उसके लायक काम की दूंगा, उसके गांव में, उसके जनपद में, नहीं होगा अन्य जगहों पर होगा। अब आप सोचिए स्किल मैपिंग क्यों का होगा, लेकिन उससे पहले हमने कोविड बाद में आया, लेकिन हम लोगों ने उससे पहले ही यहाँ की परंपरागत उद्यम को एमएसएमई हमारे पास था, उसको हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक मंच दे दिया था, तकनीक के साथ जोड़ दिया था। उसके लिए मार्केटिंग की तो दम तोड़ना का भारत उत्तर प्रदेश का की ये ताकत, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इसलिए क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग पहले मानते थे कि ये पुष्टि नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करने को बढ़ता है। एक्सपोर्ट यहां से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जो उत्पाद बनते हैं 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल यही हमारा आज के दिन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पिछले 5 साल में यहाँ बढ़ने से दिखा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोग जानते थे कि कुछ है, लेकिन उसके लिए हमें तकनीक देनी पड़ी, कुछ सुविधाएं देनी पड़ी, इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति देनी पड़ी, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने पड़े, रिफॉर्म करने पड़े। जैसे मुरादाबाद में पीतल उद्योग के लिए जाने पीतल की लकड़ी के रूप में मुरादाबाद कोई वहां काम करता था, लोग परेशान करते थे, कभी अथॉरिटी के लोग परेशान करते थे, कभी पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े हुए लोग परेशान करते थे, कभी कोई और आगे लोग परेशान करता था। उनके पास तकनीक नहीं, कोयले की भट्टियां थी, केरोसिन था, तो स्वाभाविक रूप से कोयले की भट्टी और केरोसिन से पॉल्यूशन होगा। उनकी कोई गारंटी नहीं, कोई तकनीक उनके पास नहीं, कोई डिजाइन नहीं। मार्केट जो भेजना भी चाहता था उनको इतना महंगा पड़ जाता था, दम तोड़ रहा था। हमने उनको डिजाइन दिया, हमने उनको तकनीक दी, हमने उनके कोयले और केरोसिन को हटा करके उन्हें सीएनजी और पीएनजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाया। हम लोगों ने इंस्पेक्टर राज और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उन तक जाने से रोका कि भाई अगर आपसे परेशान नहीं करेंगे। उनके लिए मार्केट की एक मंच दिया, उसकी ब्रांडिंग की, और आज अकेले मुरादाबाद से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट होता है। अकेले 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट वहां से होता है। ऐसे फिरोजाबाद का क्लास, फिरोजाबाद का क्लास की स्थिति है, दम तोड़ा। टीटी जेट नाते आगरा ताजमहल के संरक्षण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय उन सभी उद्योगों को बंद कर रहा था जो जिनसे पॉल्यूशन होता है। उनके पास तकनीकी नहीं, हम लोगों ने वहां की निश्चित बंद कर तकनीक मंच दिया। आज वहां पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट वहां से हो गया है। दम तोड़ रहा था। आज वहां पर 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले वही कर रहा है। कारपेट में छाने की क्षमता रखता है, क्या नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास सब कुछ, लेकिन शासन का प्रोत्साहन चाहिए, समाज का प्रोत्साहन चाहिए। और आज उस प्रोत्साहन में उसे पंख लगाए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के रूप आज वह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनी। करोड़ों नौजवानों को इसमें रोजगार मिला। कोविड के दौरान
दौरान जिन लोगों ने हमारे कामगार हमारे श्रमिकों को अपने हाथ भले ही उस समय उनको बोझ लगे होंगे, लेकिन हमने अपनाया, हमारा उपयोग फल फूलने लग गया। लेकिन जैसे ये वापस आए उन राज्यों के उद्योग बंद हो गए और उनको बाहर लगानी पड़ी, गाड़ी भेजनी पड़ी, साहब इनको भेज दीजिए, थोड़ा हमारे यहाँ काम करना दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा हमको काम करेंगे, उनको काम करना वह दृष्टिकोण अगर नहीं होता, हम भी बोल देते कि साहब हम क्यों इसको दें, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसे कोविड के दौरान जिस प्रकार की स्थितियां थी, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि शासन में बैठकर व्यक्ति के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक होती है, एक समाज की प्रति और आम नागरिक की प्रति संवेदनशील व्यवहार, उसकी पीड़ा को सुनने का एक जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन कानून का राज हो, उसके लिए उतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की क्षमता और कानून के पालन को मजबूती के साथ लागू करने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर शासन इन दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के नहीं चलेगा तो शासन व्यवस्था कभी सफल नहीं हो सकती। अगर शासन व्यवस्था में गरीब, कमजोर, सज्जन और सामान्य नागरिक प्रताड़ित होगा, उतंत्र, उच्छृंखल, माफिया और अपराधिक प्रकृति के तत्व उन्हें खुली छूट देकर के राजनीतिक फैलाने की छूट दे दी जाएगी, तो सामाजिक व्यवस्था में संतुलन पैदा होगा, अराजकता पैदा होगी, लोगों में व्यापक संतोष होगा, सत्ता को गिरते हुए, बदलते हुए, पलटते हुए कोई देर नहीं लगेगी। और मुझे लगता है आज की आवश्यकता है, हमें उस पर हमें समझना करना होगा। और शासन उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलती है। एक तरफ संवेदनशील व्यवहार, कॉमन मैन, समाज के अलग अलग लोगों के लिए उस प्रकार की योजनाएं, हमें महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहा है, मिशन शक्ति का हमारा कार्यक्रम, यूथ के लिए कार्यक्रम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान दुनिया के अंदर जहां कहीं भी अच्छा है, लेकिन हमारे पास सबसे अधिक यूथ है, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बन सके। बहुत सारे यूथ कोरोना काल में हम देख रहे हैं, उस यूथ के पास हमने जब कहा कि ऑनलाइन एग्जाम करो, बहुत सारी संस्थाएं नहीं कर रही, उनके पास अब हमारे पास टैबलेट नहीं, स्मार्टफोन नहीं, लैपटॉप नहीं, बच्चों के पास। हमने कहा बनाया सरकार से, हम कर रहे हैं, सरकार कर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं, शासन की योजनाओं का पूरा विकल्प उसमें दे रहे हैं। क्या क्या योजनाएं शासन की, कैसे जुड़ सकते हैं? शासन उन नौजवानों के लिए कार्यक्रम को चला रही है। नौकरी ही उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां थी और नौकरी आने के साथ किस प्रकार की स्थितियां पैदा होती, बोली शुरू हो जाती है। आज हम 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दे चुके हैं। किसी भी शासकीय नौकरी में कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें किसी प्रकार की कोई ध्यान नहीं है। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ एक एक भर्ती की प्रक्रिया उसी तर्ज पर आगे बढ़ने का कार्य होता है और प्रक्रिया कुशलतापूर्वक आगे बढ़ती है। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए शासन की जब नियत साफ है, बिना भेदभाव के हर एक पक्ष को उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देने का जज्बा, तो फिर क्यों नहीं न्यायपूर्ण तरीके से हम सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें करते हैं और इन सभी कदमों के कारण आज प्रदेश का परसेप्शन बदला है। आज प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। 5 साल 7 साल पहले की स्थिति क्या है यूपी के बारे में? पहले तो लोगों को लगता था यूपी में सुरक्षित नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, सबसे बड़ी आबादी का राज्य था, तब भी सबसे बड़ी आबादी का राज्य था, लेकिन लोगों को कठिनाई होती थी, व्यापार ठप हो जाते थे, गुंडा टैक्स वसूली होता था, रोटियां वसूली होती थी, अपहरण जो फलफूल रहा था,
जो लोग लगे थे वो पलायन कर रहे थे, जो यूपी से बाहर जाता था उस नौजवान के सामने अपनी पहचान छुपाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था, अपनी पहचान छुपाता था, उत्तर प्रदेश का नहीं बताता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं, आज तो देश और दुनिया में जहां कहीं चल रहा है, दुनिया में जाएगा भारत के बारे में लोगों की धारणा बनी है, भारत को बहुत सकारात्मक दृष्टि से लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान आज के दिन प्रदेश के अंदर कहीं भी जाता है, लोगों की धारणा उसके बारे में बदलती है, लोग अब उसको सकारात्मक भाव से देखते हैं। ये जो बदलाव है एक टर्निंग पॉइंट से होता है, और उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसी को समझते हैं। हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजन किया है। समिट के पहले मैंने उत्तर प्रदेश की अपने वरिष्ठ मंत्रियों की 8 टीमों को दुनिया के 16 देशों में भेजा और 21 शहरों को उन्होंने कवर किया। क्या भारत और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की कितनी सकारात्मक सोच है। हमारी टीम जो एक सप्ताह के लिए, लेकिन उस एक सप्ताह के दौरे में उत्तर प्रदेश को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव के लिए दुनिया के निवेशक और इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा तो उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। आज यही स्थिति देश के अंदर है। मैं पिछले दिनों मुंबई गया और मुंबई में मैं गया, मुझे याद है जब मैं 18 में गया, 18 में जब गया था वो उस समय जिस भी बड़े उद्यमी उद्योगपति या निवेशक से मैं मिलता था वो मिलता था, कहता था कि साथ देखिए हम लोगों ने तो संकल्प किया है कि हम यूपी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे बताओ? अरे साहब जो हमारे साथ बीता है कैसे होता है। यही टिप्पणी होती और दुनिया के देश के टॉप के उद्योगपतियों और निवेशकों की धारणा। और जब मैं इस बार गया हर टॉप का उद्योगपति और निवेशक मुंबई में सब जितना और जहां कहेंगे यूपी के अंदर निवेश करने के तैयार है। और मैं मानता हूं जब मैं कहूं मेरे मंत्री कहे, हमारे विधायक कहे, हमारे पदाधिकारी कहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ये अपना विट्ठू बनना ये वाली स्थिति होती है। लेकिन अगर बाहर का व्यक्ति कोई हमसे कह रहा है और वह इस बदलाव को महसूस कर रहा है, उत्तर प्रदेश में आगे लाखों करोड़ रुपया लगाने को तैयार है, यहाँ पे रोजगार के लिए, यहाँ के विकास के लिए प्रक्रिया के साथ जुड़ने को तैयार है, तो मैं इस बात को मानता हूं कि बदलाव बदले दृश्य में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को बदला है और वह अब यहाँ की जनता के सभी प्रश्नों का उत्तर खोज निकाल चुका है और उसने देख लिया है कि रंगों से नहीं, जातीय बंटवारे से नहीं, वर्ग भेद करके नहीं, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास की दौड़ के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। और उत्तर प्रदेश आज उसी विकास की दौड़ के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ने की सोच आज उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वत्र देखने को मिल रहा है, हर एक जगह देखने को मिल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा पत्रकार समिति को, उन्होंने सकारात्मक सोच देखा। गोरखपुर ने तो पिछले 5-6 वर्ष 6-7 वर्षों के अंदर जो गोरखपुर में जिन चीजों के लिए तड़प होती आज वो चीजें नई रूप में आ रही। 1990 में बंद था, कारखाना चालू हो चुका है, एम्स गोरखपुर में चालू हो चुका है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो स्वयं बीमार था आज वहां पर वो स्वयं स्वस्थ है और सुपर स्पेशलिटी के नए ब्लॉक के साथ काम करना शुरू हुआ। आज यहाँ पे रीजनल सेंटर वायरोलॉजी का गोरखपुर में काम कर रहा है। गोरखपुर में 4-4 विश्वविद्यालय वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। पर्यटन केंद्र के रूप में रामगढ़ ताल एक नई दृष्टि लोगों के मन में देता है। परिवार के साथ देर रात्रि तक लोग जाके घूमते देख रहे हैं, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी चीजें बदलता हुआ दृश्य है। सड़कें चौड़ी हो रही,
एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एक नई दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। यह हम सबको निरंतरता लिए हुए है और इसलिए आज के इस अवसर पर बदलते इस प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। पहले निवेश करने के लिए कोई क्या, आज यहाँ पर नए निवेशक करने को निवेशकों का भी मंच पर यहाँ पे पत्रकार समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। ये दिखता है कोई निवेशक निवेश तब करेगा जब उसे सुरक्षित वातावरण मिले। लाल किला साई के चोर में उसके प्रस्ताव बढ़ जाने में फंसा है, जब उसको विश्वास हो जाए। और विश्वास आज गोरखपुर भी दिला रहा है, उत्तर प्रदेश भी दिला रहा है, भारत भी दिला रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो मकर जाल को खुलेगा उससे उसमें फंस करके रह जाएगा। शेष अन्य लोगों के लिए शासन ने पूरी पारदर्शी व्यवस्था दी है और उस पर एक सकारात्मक दृष्टि देने की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के हमारे सभी मीडिया जगत से जुड़े हुए वरिष्ठ जन, सभी रिपोर्टर्स और यहाँ के सभी सुधीजन एक सकारात्मक दृष्टि प्रक्रिया के साथ जुड़कर से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। यह अभिनंदनीय है, एक सराहनीय पहल है और हम इसे निरंतरता लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से गोरखपुर पत्रकार समिति को इस पहल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम समय समय पर समाज को सकारात्मक धन्यवाद।